कृष्ण और दुर्योधन दोनों बुरे नहीं थे, बस फर्क इतना था कि एक का सलाहकार कृष्ण साथ था तो दूसरे का शकुनी मामा। आपके घर में कोई ना कोई शकुनी मामा मिल जाएंगे, आप उनसे बच कर रखिएगा। मैं अंग्रेज को भी शकुनी मामा ही कहूँगा, और वो तो थे ही थे, साथ में एक नए जमींदार को उन्होंने स्थापित किया तो वो भारतीय शकुनी मामा हुए। है दोस्तों, मैं विभास शाह आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ आधुनिक भारत के इतिहास को लेकर। पिछले कई कक्षाओं में मैं आपको यूरोपियों का आगमन, ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति एवं ब्रिटिश आर्थिक नीति को पढ़ाया। आज मैं आपको ब्रिटिश आर्थिक नीति के तहत ब्रिटिश भू राजस्व नीति को बताऊंगा। ब्रिटिश भू राजस्व नीति के तहत 3 नीतियां लाई गई थी: अस्थाई बंदोबस्ती, रैयतवाड़ी बंदोबस्ती तथा महालवाड़ी बंदोबस्ती। ऊपरी तौर पर इनकी नीतियां में जितनी भी भिन्नताएं दिखती है, लेकिन उसके जो अंदरूनी रूप थे ना, उसका ये मतलब था कि केवल और केवल औपनिवेशिक हितों की प्राप्ति। यानी नीतियां कोई भी हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उगाहने की आवश्यकता है। तो मैं स्टार्टिंग करता हूं अस्थाई बंदोबस्ती से। अस्थाई बंदोबस्ती सन 1790-91 में एक राजस्व प्राप्ति हुई थी 2.68 करोड़। आज के समय में वह राशि अरबों करोड़ों रुपए में होंगे। तो सर्वप्रथम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस डिवीजन एवं उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्ती लाई गई थी। अस्थाई बंदोबस्ती को लागू करने वाले सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, जिसका सुझाव फ्रांसिस ने दिया था। फ्रांसिस वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकारिणी के सदस्य थे। सन 1793 में अस्थायी तौर पर अस्थाई बंदोबस्ती को लागू किया गया। अस्थाई बंदोबस्ती के लिए पैसे कैसे तसीले जाते थे, आइए मैं अब आपको बताता हूं। अस्थाई बंदोबस्ती जो थी, ब्रिटिश और जमींदार 2 वर्ग हुए। ये क्या करते थे? जमींदार हमारे शकुनी मामा थे। ब्रिटिश ने इसको खड़ा किया कि बेटा तुम जाओ, किसानों से पैसे तसीलो और कुछ भाग अपने पास रख लो और मोटा रकम मुझे दे दो। तो जो भी बंगाल के क्षेत्र में ये जमींदार वर्ग हुए, तो ये आगे चलकर किसान का शोषक वर्ग बन जाते हैं। और यही जमींदार वर्ग बाद में तो सुधरेंगे ना, यही जमींदार वर्ग आगे चल के जो मध्यम वर्ग थे, वो मध्यम वर्ग आगे चलकर हमारे लिए स्वतंत्रता सेनानी का काम करते हैं। कहते हैं ना, कुछ बुरे होते हैं तो कुछ अच्छे। ये तो जीवन के पहलू के 2 सिक्के होते हैं। तो ब्रिटिश ने जो भी रकम भू राजस्व के द्वारा उगाही जाती थी, उनमें 10/11 हिस्सा ब्रिटिश खुद रखते थे और 1/11 हिस्सा जमींदार को दिया जाता था। आप बोलोगे कि भाई इतने मोटे रकम और अस्थाई बंदोबस्ती की क्या आवश्यकताएं थी? तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश अस्थाई तौर पर भारत का शोषण कर रहे थे। वो तो चाहेंगे ना कि मैं जितना यहां से पैसे की उगाही कर सकूं। तो इसके सर्वप्रथम मतलब 2-3 कारण थे। पहली कि उनकी आवश्यकताएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। जो भी सैनिक अस्थायी रखे गए थे, तो सैनिक के ऊपर में अस्थायी खर्च होती थी। और सबसे बड़ी कारण यूरोपीय विचारधाराएं थी। आप यूरोप से भारत जब शासन करने के लिए आते हैं, जब एक क्षेत्र में आप अपना औपनिवेशिक को मजबूत करते हैं, तो क्या होती है कि आप जब यूरोप जाते हैं तो आपके घर परिवार वाले बोलेंगे, भाई आप इतना बड़ा उपनिवेश तो बनाए हो, बस 10 ही लाख रुपया कमाई करते हो। भाई मैं एक कहावत बता रहा हूँ ना,
अब उसकी पत्नी बोलती है कि अरे यार तुम किसी काम के नहीं भाई, तुम इतने ही पैसे लेकर आओगे, ताकत हो तो इतना लेकर आओ। तो वो बोलते अरे बेबी तुम चिंता मत करो, 1790-91 में मैं 2.68 करोड़ रुपए लेकर आऊँगा, देख लेना मुझे। तो वो यूरोपीय विचारधारा को लेकर भारत में लागू करते हैं और भारत से वो अस्थायी तौर पर यहाँ से आमदनी उगाही करते हैं, भू राजस्व की स्थिति को वह यहाँ पर अस्थायी कर देते हैं। तो ये जो था संपूर्ण ब्रिटिश भूभाग के क्षेत्र का 19% क्षेत्र पर लागू था। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रिटिश भू राजस्व नीति थी ना, इसमें जो जमींदार वर्ग थे वो तो शोषक वर्ग बन ही जाते हैं। इसमें शोषक वर्ग के साथ मैं आपको बता दूं जमींदार को भी वे काफी टाइट करके रखे हुए थे। उनके साथ सूर्यास्त नीति लाई गई थी। यानी सूर्यास्त नीति का अर्थ होता है तय समय के सूर्यास्त तक अगर जमींदार कुल रुपया ब्रिटिश के पास जमा नहीं करता है तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो वह नीलाम की हुई जमींदारी को किसी दूर रहे व्यवसायी को दे दिया जाता था। अब तो भाई व्यवसायी हैं, वो तो फायदा देख लिए, अब तो वो खुद आएंगे नहीं। भैया अंबानी कितना दिन आते हैं पैसा ले, उसके कर्मचारी तो काम करते हैं। तो हुआ क्या, उसके जितने भी व्यवसाय के कर्मचारी होते थे तो वो कर्मचारी किसी और को ये किए, वो किसी और को। तो इससे क्या होता था कि अगर साहूकार को 10 रुपए जाने होते थे तो अगला कमीशनदार 11 रुपए लेगा, उसके अगला 12, 15, 10, 20 ऐसे करके मतलब ज्यादा से ज्यादा राशि वो किसानों कर अंतिम रूप से वसूली जाती थी। तो इससे जो भी कमीशनदार थे उनकी श्रृंखला में वृद्धि हुई, अंततः किसान का शोषण हुआ। अब कमाई होगा ही नहीं, आप किसी के ऊपर इतना बोझ दोगे तो किसी की भी तो एक दिन जान जाएगी ही जाएगी। तो वो किसान जो है ना, एक दिन हड़ताल की स्थिति में, एक दिन ब्रिटिश के विरुद्ध आंदोलन की स्थिति में क्रांति लेकर आते हैं। तो इन सब बातों को मैं कारण और परिणाम के रूप में आपको समझाया था। अब आप बोलेंगे कि ये ब्रिटिश का क्या साहसीपूर्ण कदम था? हाँ जी, स्टार्टिंग में ये बहुत ही बड़ा साहसीपूर्ण कदम था, क्योंकि उन्होंने एक जमींदार वर्ग को वो स्थापित किया और जमींदार वर्ग उसके सहयोगी होते थे। कहना घर का भेदी लंका ढाए। आगे क्या होती है कि वो इस साहसीपूर्ण कदम के कारण एक अस्थायी तौर पर आमदनी तो उगा ही लेते हैं, जमींदार वर्ग का तो समर्थक प्राप्त कर ही लेते हैं, साथ ही साथ वो अपने क्षेत्र का विस्तार करते हैं। अब बोलेंगे कि भैया जब अस्थायी नीति आ ही गई थी तो आगे चलकर रैयतवारी नीति क्यों लाई गई? तो मैं बताता हूं। कहना लालच का कोई अंत नहीं है। अगर आज 2.68 करोड़ कमाई हो रही है तो आप सोचोगे अरे यार इतने पैसे तो बहुत कम है, चलो और हम उगाही करते हैं और भी अपने क्षेत्र का विस्तार करते हैं। तो आगे चलकर रैयतवारी नीति लाई जाती है। रैयतवारी नीति में क्या होता है, ब्रिटिश और किसान के समक्ष समझौता होता है। आप बोलेंगे भैया देखो कितना अच्छा है, यहाँ तो हमारे शकुनी मामा है ही नहीं। अरे भैया कैसे रहेंगे, वहां की आप परिस्थिति तो समझ लो पहले। तो वहां क्या क्या हुआ था, जब ब्रिटिश दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित कर रहे थे तो वो भूभाग काफी ज्यादा बड़ा था। उस भूभाग में कोई जमींदार वर्ग, कोई मध्यम वर्ग वहां पर मतलब आवास नहीं करते थे। जो भी थे किसान थे। वहां पे उच्च नीच का कोई भाव नहीं था और ऐसे भूखंड नहीं थे जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए, वो उबर खाबर हुआ करते थे। क्योंकि आप जान रहे हो ना, वो जो भी दक्कन का पठार है ना, तो वो मतलब चट्टानी है, वहां की तो भूमि उतनी ज्यादा उपजाऊ है नहीं। तो वो किसान के साथ है ना समझौता करते हैं, बोलते हैं कि जाओ किसान, तुमको ही मैं जमीन का मालिक बनाता हूं और तुम हमें एक क्या कहते हैं ना, एक निश्चित राशि हमें प्रदान कर देना। तो आप बोलेंगे कि ये जो आपकी रैयतवारी बंदोबस्ती थी, इसका शकुनी मामा भी तो कोई होगा।
हाँ भैया, इसके भी शकुनी मामा सलाहकार थे। उस सलाहकार का नाम था रिकार्डो। ये रिकार्डो ऐसे व्यक्ति थे जो एक विचारधारा दिया था। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश जो भी सत्ता में स्थापित है वो और किसान दोनों के बीच में कोई भी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। किसान जो भी उत्पादित करते हैं वस्तुओं को, तो वो उसका उत्पादित करने के बाद जो भी उसके खर्च आते हैं वो खर्च को माइनस कर दिया जाए, और जो भी अधिशेष बचते हैं उस अधिशेष में एक अस्थाई राशि ब्रिटिश को प्रदान कर दी जाए। भाई सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि देखो यार, ये तो बड़ा अच्छा वाला बात है, लेकिन देखो आगे क्या होता है कि रैयतवारी नीति में जो भी उत्पादित होती थी वस्तुएं, उस उत्पादित वस्तुओं में से, अधिशेष में से एक बड़ा सा भाग ब्रिटिश ले लेते थे। अब तो किसान क्या करेंगे? तो किसान को तो मतलब कर्मिक रूप में वो घाटा लगेगा, वो फिर परेशान होएंगे, फिर अपने जमीन को बेचेंगे, फिर वो मजदूर बनेंगे, फिर वो क्या कह रहे हैं कि ब्रिटिश के अंतर्गत शोषक वर्ग बन जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं एग्जाम के इंपॉर्टेंस से यहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये है ना, संपूर्ण भारत के 51% क्षेत्र पर लागू की गई थी। इसे सर्वप्रथम अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास के 12 महल क्षेत्र में लागू किया था। आगे चलकर 1810 ईस्वी में थॉमस मुंडो ने इसे संपूर्ण मद्रास में लागू किया था। एल्फिस्टन ने इसे बंबई प्रांत में लागू किया था। इसके बाद यह है ना, दक्षिणी और पश्चिमी बिहार में लागू था। तब आप बोलोगे कि इसके परिणाम क्या हुए? इसके सबसे इंपॉर्टेंट परिणाम ये हुए कि जो भी किसान थे वो मजदूर बनने की ओर अग्रसर हुए, उनकी जो भी स्थितियां थी वो नाजुक हुई, वो भी के उसके शोषक का है ना पुतला बन गए। अब देखिए कि ब्रिटिश तो इतनी शोषण करते करते किसानों का वो है ना हाजमा निकाल दिए। अब बोल रहे हैं कि भाई वो तो चलो सही है, यहाँ के जो भी सार्वजनिक भूमि थी उसे भी जो ब्रिटिश थे वो अपने अंतर्गत ले लिए थे। तो ब्रिटिश यहाँ के अस्थाई, क्या कहते हैं ना, अस्थाई स्वामी बन गए थे। तो आप देखो इसके बाद आगे महालवारी नीति लाई जाती है। आप बोलोगे कि भैया महाल का अर्थ क्या होता है? तो एक तरफ ब्रिटिश थे, दूसरी तरफ महाल थे। तो ब्रिटिश महाल का अर्थ होता है गांव का मुखिया या कोई प्रधान व्यक्ति। वो उसे एक मतलब मान लीजिए ना जमींदार की तरह उसे बना दिया गया और उससे कहा गया कि तुम निश्चित अवधि के अंतर्गत संपूर्ण किसान से भू राजस्व को वसूलो और मुझे तय सीमा के अंतर्गत मुझे दे दो। अब भाई किसी को स्वामी बनाया जाएगा तो कौन नहीं तैयार होएगा? तो ये महाल बोले ठीक है भैया मैं ऐसा ही करूंगा। तो ये जो थे महाल को मतलब लागू किया गया। बात आएंगे कि किस किस क्षेत्र में इसे लागू किया गया। इसे मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत तथा पंजाब के क्षेत्र में महालवारी नीति लाई गई थी। ये संपूर्ण ब्रिटिश भूभाग के 30% क्षेत्र पे लागू की गई थी। अब बोलेंगे इसे कौन लागू किया था? इसे 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। अब मैं आपको बता दूं, जब ये तीनों को आप समग्र करोगे तो आप एक तो पीटी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन को कर पाओगे, क्योंकि यहां पर बोर्ड में जितने भी लिखे हुए। अच्छा मैं 1 मिनट साइड हो जाऊं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ जो भी यहां पर पॉइंट लिखे गए हैं वो एग्जाम के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। आप इसे इग्नोर मत करना, और साथ ही साथ मैंने जितनी बातें आपको बताई है वो आप कॉपी में नोट डाउन कर लो, और वो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे।
आप अगर पूछोगे कि इसका सकारात्मक परिणाम क्या हुआ, इसका सकारात्मक परिणाम यहां पर ब्रिटिश के लिए यह देखने को मिलता है कि ब्रिटिश का सबसे पहले ये तो साहसिक पूर्ण कदम होता है, उनकी आमदनी यहां पर बढ़ जाती है, उनको ब्रिटिश वर्ग का भारतीय एक जो भी जमींदार वर्ग था उसका सहयोग मिल जाता है, और साथ ही साथ उसकी जो भी आमदनी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, अस्थायी तौर पर इनकम हो जाती है, अस्थायी तौर पर वह सैनिक रखना शुरू कर देते हैं, और साथ ही साथ उनकी साम्राज्य की भी विस्तार हो जाती है। अब आप बोलोगे कि भैया ये भारतीयों के लिए क्या सकारात्मक कदम है। भारतीयों के लिए बस यहां पर एक ही सकारात्मक कदम देखने को मिलता है कि जो भी जमींदार वर्ग और मध्यम वर्ग थे वो जागरूक हुए, उन्होंने अंग्रेजों के नीतियों को समझा और वह आगे चलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में शामिल होते हैं। इसका अब आप नकारात्मक पॉइंट पूछेंगे तो इसके नकारात्मक पॉइंट कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि सबसे पहले किसानों की शोषण क्रमिक रूप पर बढ़ाई गई, उनसे भूमि का जो भी कर था वो अस्थायी तौर पर वसूला गया। आप देखो ना कि अगर बाढ़ आए, भूकंप आए, हमको उससे कोई मतलब नहीं भैया, हमको तो बस पैसे चाहिए, पैसे दो तुम मर जाओ, हमको उससे कोई मतलब नहीं भैया। दुनिया भी ऐसा ही है, समय से पहले समझ जाओ नहीं तो दुनिया आपको लूट कर ले जाएंगे। अब आप नकारात्मक पॉइंट में पूछोगे कि भारतीयों के लिए क्या क्या नकारात्मक पॉइंट हुए। भारतीयों को भूमि स्वामी से उसे मजदूर बनाया गया, उसे नकदी फसल को उगाने के लिए बल दिया गया, और साथ ही जब नकदी फसल उपजाए गए तो खाद्यान्न फसल की काफ़ी कमी हुई, और वह खाद्यान्न फसल जब कम उपजे तो वह खाने के लिए मुहताज हो गए। तो आगे चलकर जब वह किसान जागरूक हुए तो कई किसान विद्रोह हुई। आप दक्कन के दंगे के नाम से जानते हैं, तो मैं उसे आगे पढ़ाऊंगा। और भी कई मोपला विद्रोह हुए, और भी कई इंपॉर्टेंट सब विद्रोह हुए। तो मैं जैसे चंपारण विद्रोह जिसमें सबसे पहले तिनकठिया प्रथा लाई गई थी, वो सब मैं आपको समय के साथ पढ़ाऊंगा। आप बस अस्थिर होकर चीज़ों को पढ़िए, समझिए और लगातार आप वीडियो देखते रहिए। इन्हीं बातों के साथ आपका आज का क्लास यहीं पर अंत किया जाता है। कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक कमेंट जरूर करें। आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपका जरूर जवाब दूंगा। हाँ, मैं आपको एक सूचना दे दूं कि इतने क्लास में लगभग मेरे आज 13 क्लास होंगे। आप मेंस का जो यूपीएससी के मेंस हुए हैं उनमें से 3 क्वेश्चन बस इसी 13 क्लास से हैं, तो आप इसे इग्नोर मत कीजिए। एक दिन आपके समक्ष मैं सारे क्वेश्चन को भी लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा इस क्लास की क्या महत्ता है।